कितना इंपॉर्टेंट आपके नजरिए से? दो फेजेज में क्या कुछ आपको नजर आता है? तीसरा फेज कितना इंपॉर्टेंट है? और तीसरे फेज में अब 93 सीटों पे मतदान होना है। पहले 95 था, 95 सीटों पे मतदान होना था, लेकिन उसमें से एक सूरत की सीट पहले से ही जीत घोषित हो गई और एक जम्मू कश्मीर की सीट जो है वो अब 7 तारीख को ना बल्कि 25 तारीख को वहां मतदान होना है। तो 2 सीटें अभी बाहर हो गई हैं 93 सीट्स पे। इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि इसके बाद सीधे 282 का आंकड़ा जो है, यानी पूरे 543 में से 282 सीटों पे मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी होगी और सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए। कौन आगे कौन पीछे? एग्जैक्ट मैं राजीव जी यही बताना चाह रहा था कि तीसरा फेज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जीत की जो फाइनल लाइन है उसको पार करने हो जाएगा इसके बाद में। देखिए, इस फेज में जहां चुनाव है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीद गुजरात से है और दूसरा उत्तर प्रदेश से ही है। बाकी आप देखेंगे कि गोवा में 2 सीटों की 2 है, उसमें से ऑलमोस्ट सब लोग कह रहे हैं कि एक एक की स्थिति होगी। कर्नाटक बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जा चुका है और अकेले कर्नाटक का असर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी पड़ रहा है। दादर नगर हवेली और दमन दीव में कांग्रेस की स्थिति वहां पर मजबूत है। वैसे भी छत्तीसगढ़ की 7 सीटें, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत उम्मीद रखे हुए, क्योंकि उन्होंने वहां पर क्योंकि पिछला सरकार का बदलाव एक सांप्रदायिक मसले के कारण है। एक यदि हम देखें कि इतना लंबा नरेंद्र मोदी को हम मान सकते हैं लगभग पिछले 60 दिनों से वो लगातार इलेक्शन मोड में, वैसे तो वो सोते समय भी इलेक्शन मोड में होते हैं, लेकिन पिछले 60 दिनों से जो उनकी जनसभाएं हो रही वो टारगेटेड है जनरल इलेक्शन को लेकर। आप देखिएगा हर 3 दिन में उनको अपनी जो भाषण की टोन है उसको बदलना पड़ता है और कई बार लगता है कि बौखला रहे हैं। कई बार वो पाकिस्तान की बात करने लगते हैं, कहीं शहजादे की बात करने लगते हैं, औरंगजेब की बात करने लगते हैं, कहीं मंगलसूत्र की बात करने लगते हैं, भैंस की बात करने लगते हैं। यानी जैसे कि हम पिछले 2 इलेक्शन में मोदी का कैंपेन देखें कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, या 2019 वाला इलेक्शन एक टारगेटेड था। इस इलेक्शन में उनके पास में कुछ कहने को नहीं है जनता को। जो भाई यदि राहुल गांधी ने कोई भाषण दिया, राहुल गांधी कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी ने मछली खा ली, केवल इस पे उनका अटैक है, जिसको आमतौर पर सन 2000 से पहले की राजनीति में जो टॉप लीडर्स थे वो कभी इस तरीके की बात नहीं करते थे, कहते लोकल लीडर्स के लिए इस प्रकार की बात छोड़ी जाए। तो एक इससे तो बहुत स्पष्ट है कि ये बौखलाए हुए हैं। फर्स्ट फेज सेकंड फेज में बहुत स्पष्ट है कि जो जिस तरीके का इन्होंने रिजल्ट की अपेक्षाएं की थी वैसे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। बहुत कम वोटिंग हुई है और जिन इलाकों में वोटिंग हुई है, सबसे बड़ी चीज है कि जिन इलाकों में वोटिंग हुई है वो इलाके कहे जाते हैं कि इनके विपक्षी खेमों के हैं। कांग्रेस के साथ में लगातार जो वार ये कर रहे हैं, जो डिमोलाइज कर रहे हैं, वो केवल कर रहे हैं हर चरण के पहले कुछ लोगों का पार्टी बदलवाना। जी, मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ा सा कांग्रेस को सतर्क भी रहना चाहिए और इसके लिए अपने मजबूत जवाब तैयार कर रखना चाहिए। राधिका खेरा जी का, जैसे आज आप देखिए राधिका खेरा जी ने जो अपना त्याग पत्र दिया, मैं छत्तीसगढ़ में जो कुछ हुआ उस पर नहीं जाऊंगा, और यदि वो उस मुद्दे पर आकर त्याग पत्र देती तो एक पत्रकार के रूप में मुझे लगता नहीं, राधिका खेरा सही है, उनके साथ में महिला होने के कारण यदि किसी ने दुर्व्यवहार किया है तो पार्टी को सशक्त उस पर कार्रवाई करनी है। लेकिन आज उन्होंने पहला पैरे रामचंद्र जी में शुरू कर दिया, हम राम मंदिर के दर्शन करने गए। अरे भाई, आप याद करें दीपेंद्र हुड्डा, चरणजीत सिंह चन्नी, विक्रमजीत सिंह, अभय प्रताप सिंह, अजय राय, ये 5 नाम तो मुझे तत्काल याद आ रहे हैं कि जो सभी अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करने गए और इन सभी को पार्टी ने टिकट भी दिया है और ये सभी स्टार प्रचारक भी हैं। तो अयोध्या का राम मंदिर पे दर्शन करने जाना
से कांग्रेस का कोई ये निजी आस्था का मामला पहले भी पार्टी बोल चुकी। मुझे लगता है कांग्रेस को इस मसले को एक बार प्रॉपरली एड्रेस करना चाहिए, एक चीज। दूसरा चीज, यदि आने वाले 3 फेजेस के लिए कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग कैंपेन करना है तो इनको अपने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में कुछ और इजाफा करना चाहिए, क्योंकि प्रियंका ओवरलोडेड है और मुझे लगता है कि इस फेज के बाद में लगातार वो 5 दिन केवल या 7 दिन केवल अमेठी और रायबरेली में देंगी। उस पोजीशन में इस जगह को भरने के लिए कांग्रेस को एक ताकतवर तरीके से अपनी सेकंड लाइन को तैयार करना चाहिए। खड़गे जी विलक्षण रूप से प्रचार कर रहे हैं। आज खड़गे जी की जो कविता जो उन्होंने सुनाई है, वो एक इतनी खूबसूरत कविता उन्होंने कही है आज, उसके लिए कि न राम खतरे में न रहीम खतरे में, केवल एक आदमी की कुर्सी खतरे में। वो पूरी कविता बड़ी सुंदर तरीके से की। तो यानी खड़गे जी को आज के समय का एक नेहरू की छवि वाले नेता के रूप में देखा जा सकता है। ये बात तय है कि 400 पार का नारा खत्म हो चुका है। अब इनके पास में राम मंदिर का जो मसला चल रहा था, जाहिर है एक प्राइम मिनिस्टर के पास में आईबी रॉ से लेकर लोकल इंटेलिजेंस तक की सभी रिपोर्ट जाती हैं और उन रिपोर्ट से बहुत स्पष्ट है कि राम मंदिर का मसला उतना अब इंपैक्ट नहीं दे रहा है जितना मसला लोग रोजगार पे बात कर रहे हैं, महंगाई पे बात कर रहे हैं। रोजगार और महंगाई एक मसला, देखिए टीवी पे जो दिखते हैं जो शहरी चेहरे होते हैं खाए पिए अघाए हुए, उन लोगों को, और मजेदार चीज है कि जो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम से पेंशन ले रहे हैं वो लोग भी उसके अंदर शामिल होते हैं। उन लोगों के लिए एक डिस्ट्रैक्ट है क्योंकि वो बहुत कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं इन सब पे बात करना। लेकिन जो वोटर बेरोजगारी से महंगाई से त्रस्त है, जो पर्सनल ग्रीवेंसेस को लेकर त्रस्त है, वो एक ऐसा वोटर है जो मुखर नहीं है और कभी विजुअल मीडिया उस तक पहुंचता नहीं है। हाँ, एक जरूरियत है कि इस समय यदि इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनको ग्राउंड लेवल पर, बूथ लेवल पर ऐसे लोगों को निकाल कर लाने की बहुत जरूरत है। और जो लोग कम से कम राम मंदिर का नाम लेकर पार्टी बदल रहे हैं, उनके लिए ये 5 नाम तो मैंने बताया, शायद 25 नाम भी ऐसे हो सकते हैं जो बड़े नेता राम मंदिर के दर्शन करने गए और पार्टी ने उनको स्टार प्रचार को टिकट भी दिया है। तो स्थिति बहुत स्पष्ट है, नवाब रंगीले खतरे में है और अभी आने वाले दिनों में और करतब दिखाएंगे। अभी उनके जो करतब है, यानी पतन की सीमा असीम होती है, तो वो उनके शाब्दिक, बौद्धिक और नैतिक पतन सतत चलता चला जा रहा है। उनका जो एक प्लान था, मुझे तो कभी कभार लगता है कि रेवन्ना की जो पेन ड्राइव कांड है ये बीजेपी की पैदाइश है, क्योंकि रेवन्ना का पेन ड्राइव आने के बाद में कुछ तरीके के लोग खड़े हुए। एक तो क्या हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा बंद हो गई। दूसरे वो लोग थे जो 18 से 40-45 साल के, जिनको 1.5 GB डेटा फूंकना है, तो यदा कदा लेके वो उसकी क्लिपिंग देखने में आनंद ले रहे हैं, और बाकी राजनीतिक दल उसको लेके एग्रेसिव हो चुके हैं। तो बहुत मुझको तो शक लग रहा है कि रेवन्ना का जो पेन ड्राइव का मसला है ये बीजेपी और आरएसएस की पैदाइश है। आप देखिए ना, वो लोग डिस्ट्रैक्ट करने को क्या तरीका करते हैं। दिल्ली एनसीआर के 123 स्कूल में अचानक ईमेल भेज दिया कि स्कूल में बम है, और हमारा मीडिया जो है वो कम अकली से कुछ खबरों में देख रहा हूं कि ईमेल की भाषा आईएस की भाषा लग रही है। जो आईएस शब्द इस्तेमाल करता है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भाई, कोई शब्द किसी के पेटेंट है क्या? भाई, हम भी तो कह सकते हैं जय शाह शहजादे हैं, वो तो वास्तव में शाहजादे हैं। ये मोदी जी का अकेला थोड़ी पेटेंट होगा। बिल्कुल। तो हर दिन डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मुद्दों को ये अजब गजब तरीके के आने वाले 15-20 दिन और तरीके निकालेंगे और कुछ लोगों को और पलटाएंगे इधर से उधर पार्टी में। तो मुझको लगता है कि राज्य स्तर का, जाहिर है कि कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि हर आदमी चाहता है कि हर मसले में राहुल जी या प्रियंका जी ही दखल दें।
राज्य स्तर की टीम्स बहुत लाचार से काम करती हैं कई बार, और इसीलिए जो मध्य प्रदेश की आज जो सागर जिले की एमएलए खिसक गई, जी। वो सूरकास्ट सीट से आई हुई थी, उसको जाने से तसल्ली से रोका जा सकता था। और आपको सही बात बता रहा हूं, यदि दिग्विजय सिंह अपने चुनाव में व्यस्त नहीं होते तो केवल वो ऐसा कैपेबल नेता है कि वो कोशिश करता कि नहीं जाने देता। जी बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे थे। और एक जो अभी आपने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बात कही, उन्होंने ये भी